आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MNIT जयपुर के पीएचडी एडमिशन इवन सेमेस्टर 2025 से 2026 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में। ये ब्रोशर मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें पूरी पीएचडी एडमिशन प्रोसेस, कैटेगरीज, एलिजिबिलिटी, डेट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप अगर MNIT जयपुर में पीएचडी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट तुरंत मिले। कमेंट करके बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट के पीएचडी में इंटरेस्ट रखते हैं और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनको MNIT जयपुर पीएचडी एडमिशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख है 6 नवंबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 25 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए या एलिजिबल कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर 2 दिसंबर 2025 तक डिस्प्ले कर दी जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तारीखें हैं 9 और 10 दिसंबर 2025। फाइनल रिजल्ट 16 दिसंबर 2025 को आएगा। नोट: जो कैंडिडेट्स फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट और एग्जामिनेशन जैसे कि गेट और CSIR नेट और UGC नेट आदि क्लियर कर रखा है, उन्हें पीएचडी एंट्रेंस रिटन टेस्ट से छूट दी जाएगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट होने पर इंटरव्यू के लिए आना होगा। अगर सूटेबल माना गया तो उन्हें इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए रेकमेंड किया जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट में बताए गए सभी डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स में पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन सिर्फ शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स के इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स कंडक्ट करेंगे। सिर्फ किसी टेस्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट होना और एलिजिबल होना पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कंफर्म नहीं करता। जो कैंडिडेट्स फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट और एग्जामिनेशन जैसे कि गेट और CSIR नेट और UGC नेट आदि क्लियर नहीं किया है, उन्हें इंस्टीट्यूट लेवल रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। ये कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट लेवल रिटन एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने के बाद ही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। अगर सूटेबल माना गया तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप के साथ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए रेकमेंड किया जाएगा, जो कि उपलब्धता और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी पर निर्भर करेगा। कोई अलग से इंटरव्यू लेटर जारी नहीं किया जाएगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का मोड ऑफलाइन होगा और डिटेल स्केड्यूल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर परीक्षा से कम 1 हफ्ते पहले डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फ्यूचर अपडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट रेगुलर देखते रहें। ज्यादा जानकारी के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखें। एडमिशन कैटेगरीज पीएचडी के लिए एडमिशन कैटेगरीज हैं: फुल टाइम 1, फुल टाइम विद फाइनेंशियल असिस्टेंस विदाउट नेट और गेट 2, फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंस विद वैलिड गेट और UGC नेट और CSIR नेट और नेशनल लेवल एग्जाम और मास्टर्स डिग्री विद वैलिड गेट स्कोर 3, फुल टाइम विद ओन स्कॉलरशिप विद UGC और CSIR नेट GRF और नेशनल लेवल एग्जाम 4, फुल टाइम DST इंस्पायर 5, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड। ऑफ कैंपस 6, ऑफ कैंपस जो जयपुर से 70 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो। पार्ट टाइम 7, पार्ट टाइम जो कैंडिडेट्स जयपुर से 70 किलोमीटर के अंदर काम कर रहा हो। 8, MNIT इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट स्टाफ। 9, MNIT इंस्टीट्यूट फैकल्टी। 10, MNIT इंस्टीट्यूट स्टाफ। 11, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। फाइनेंशियल असिस्टेंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी पर निर्भर करेगी। एडमिशन्स पीएचडी प्रोग्राम्स का एकेडमिक सेशन 2 सेमेस्टर्स ऑड और इवन में डिवाइडेड होता है। ऑड सेमेस्टर नॉर्मली हर साल जुलाई के आसपास शुरू होता है और इवन सेमेस्टर हर साल जनवरी के आसपास शुरू होता है। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन्स दोनों रेगुलर सेमेस्टर्स ऑड और इवन में किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन: नीचे दी गई एलिजिबिलिटी कंडीशंस एब्सोल्यूट मिनिमम है। डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स शॉर्टलिस्टिंग के लिए इसके ऊपर कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सभी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड तारीख तक पूरी होनी चाहिए। अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले प्रोजेक्ट और थीसिस एग्जामिनेशन और वाइवा वॉइस सहित सभी एग्जामिनेशंस पूरी कर चुका हो, लेकिन मिनिमम स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने और पास होने का सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है, तो उसे प्रोविजनल एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है।
लेकिन अगर उसे प्रोविजनली एडमिट किया जाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तक क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन पास करने या कम से कम उसमें अपीयर होने का सबूत देना होगा। ऐसा ना करने पर एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। उपरोक्त प्रावधान इस इंस्टीट्यूट के एमटेक और एम प्लान और एमबीए स्टूडेंट के केस में लागू नहीं होंगे जिसे पीएचडी प्रोग्राम में प्रोविजनल एडमिशन के लिए चुना गया है। ऐसे स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम में इस शर्त पर एडमिट किया जाएगा कि उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर में स्पेसिफाइड आखिरी रजिस्ट्रेशन तारीख तक उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में अपनी थीसिस और प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस सहित सभी प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट सफलतापूर्वक पूरी कर ली हों। स्पेसिफाइड मिनिमम सीजीपीए और मार्क्स का मतलब है पीएचडी के लिए 10 पॉइंट स्केल पर कम से कम 6.5 या 60% मार्क्स, सिर्फ जहां सीजीपीए अवार्ड नहीं किया गया है। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए रिलैक्सेशन के साथ 10 पॉइंट स्केल पर कम से कम 6.0 या 55% मार्क्स, सिर्फ जहां सीजीपीए अवार्ड नहीं किया गया है। क्वालिफाइंग डिग्री में यानी टेबल 1 देखें। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर एडमिशंस में पीएचडी प्रोग्राम्स का एकेडमिक सेशन 2 सेमेस्टर्स ऑड और इवन में डिवाइडेड होता है। ऑड सेमेस्टर नॉर्मली हर साल जुलाई के आसपास शुरू होता है और इवन सेमेस्टर हर साल जनवरी के आसपास शुरू होता है। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशंस दोनों रेगुलर सेमेस्टर्स ऑड और इवन में किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। नीचे दी गई एलिजिबिलिटी कंडीशंस एब्सोल्यूट मिनिमम है। डिपार्टमेंट्स और सेंटर शॉर्टलिस्टिंग के लिए इसके ऊपर कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सभी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड तारीख तक पूरी होनी चाहिए। अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले प्रोजेक्ट और थीसिस एग्जामिनेशन और वाइवा वोज सहित सभी एग्जामिनेशंस पूरी कर चुका हो लेकिन मिनिमम स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने और पास होने का सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है तो उसे प्रोविजनल एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे प्रोविजनली एडमिट किया जाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तक क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन पास करने या कम से कम उसमें अपीयर होने का सबूत देना होगा। ऐसा न करने पर एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। उपरोक्त प्रावधान इस इंस्टीट्यूट के एमटेक और एम प्लान और एमबीए स्टूडेंट के केस में लागू नहीं होंगे जिसे पीएचडी प्रोग्राम में प्रोविजनल एडमिशन के लिए चुना गया है। ऐसे स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम में इस शर्त पर एडमिट किया जाएगा कि उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर में स्पेसिफाइड आखिरी रजिस्ट्रेशन तारीख तक उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में अपनी थीसिस और प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस सहित सभी प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट सफलतापूर्वक पूरी कर ली हों। स्पेसिफाइड मिनिमम सीजीपीए और मार्क्स का मतलब है पीएचडी के लिए 10 पॉइंट स्केल पर कम से कम 6.5 या 60% मार्क्स, सिर्फ जहां सीजीपीए अवार्ड नहीं किया गया है। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए रिलैक्सेशन के साथ 10 पॉइंट स्केल पर कम से कम 6.0 यानी 55% मार्क्स, सिर्फ जहां सीजीपीए अवार्ड नहीं किया गया है। क्वालिफाइंग डिग्री में टेबल 1 देखें। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज 2 ऑफ मेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ईसीई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि ईई के लिए कैंडिडेट्स की डिपार्टमेंटल स्क्रीनिंग विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज 2 ऑफ मेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होगी। फेलोशिप की जानकारी सेक्शन 9 में पॉइंट 4 में दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस नंबर 4.5 और 10 के साथ साथ निम्नलिखित भी हैं। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के तहत पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए गेट स्कोर मैंडेटरी होगा। गेट स्कोर पिछले 3 सालों के अंदर प्राप्त किया गया हो या कैंडिडेट ने वैलिड गेट स्कोर के साथ रिस्पेक्टिव मास्टर्स डिग्री पूरी की हो। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई लागू होगी। सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेप्स शामिल होंगे। पहला रिटन टेस्ट और दूसरा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में कैंडिडेट की रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट की जाएगी और सेक्शन बी में कैंडिडेट के सब्जेक्ट नॉलेज की जांच की जाएगी। इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अलग अलग कम से कम 35% स्कोर करना जरूरी होगा। ओवरऑल 50% की जरूरत है जिसमें पार्ट ए का 30% और पार्ट बी का 70% वेटेज होगा। पार्ट ए और पार्ट बी के लिए फॉर्मेट और सैम्पल क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर समय आने पर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल कर दिए जाएंगे। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी इन इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिसिप्लिन। एप्लीकेंट के पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर और प्लानिंग में मास्टर्स डिग्री या किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 से कम ना हो या 60% मार्क्स हों जहां सीजीपीए अवार्ड नहीं किया जाता है।
इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या प्लानिंग में बैचलर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने 75% मार्क्स या उससे ज़्यादा प्राप्त किए हों और जिनके पास या तो वैलिड गेट स्कोर हो या उन्होंने इंस्टीट्यूट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो, उन्हें डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी द्वारा सेनेट पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड को इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप के लिए पीएचडी प्रोग्राम में इंटरव्यू के बाद एडमिशन के लिए रेकमेंड किया जा सकता है। लेकिन इस स्कीम के तहत एडमिशन के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने CFTIs या NRF रैंकिंग 100 तक के अन्य इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट किया हो। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास रेलेवेंट एरिया में पर्याप्त एक्सपीरियंस हो और रेफर्ड कॉन्फ्रेंस और जर्नल्स में पब्लिकेशंस हों, जैसा कि डिपार्टमेंटल पोस्ट ग्रेजुएट कमेटी द्वारा नोटिफाई किया गया हो, उन्हें कंसिडर किया जा सकता है। सिर्फ बैचलर्स डिग्री के आधार पर किसी भी स्टूडेंट को एडमिट करते समय डिपार्टमेंट्स और सेंटर से मेजर डेलिब्रेशंस की उम्मीद की जाएगी। PhD इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। एप्लीकेंट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 से कम ना हो या 60% मार्क्स हों जहां CGPA अवार्ड नहीं किया जाता है। PhD इन मैनेजमेंट। एप्लीकेंट के पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या इक्विवेलेंट होनी चाहिए जिसमें CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 से कम ना हो या 60% मार्क्स हों। PhD इन साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स। एप्लीकेंट के पास रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 से कम ना हो या 60% मार्क्स हों। एडमिशन टू ऑफ कैंपस प्रोग्राम फॉर PhD। एक कैंडिडेट जो जयपुर के 70 किलोमीटर रेडियस से बाहर रहता है और R&D एस्टैब्लिशमेंट या अन्य इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जिसमें रिसर्च और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे सेनेट द्वारा सिर्फ इंजीनियरिंग और साइंसेज में PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे कैंडिडेट को उसके एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर्ड होना चाहिए और एप्लीकेशन की आखिरी तारीख तक स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 साल से एम्प्लॉयड होना चाहिए। ऑफ कैंपस के लिए एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस को DPGC द्वारा रेकमेंड और SPGB द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयर को ये स्पष्ट रूप से अंडरटेकिंग देना होगा कि वो उसे कैंपस पर रहने के लिए रिलीव करेगा ताकि कैंडिडेट कोर्स वर्क, कॉम्प्रिहेंसिव और स्टेट ऑफ आर्ट सेमिनार पूरा कर सके और हर सेमेस्टर के अंत में सेमेस्टर इवैल्यूएशन के लिए आ सके। ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसर्च फैसिलिटीज़ की डिटेल्ड जानकारी और एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा कि ये सुविधाएं उसे रिसर्च करने के लिए उपलब्ध होंगी। उसे प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर और कोऑर्डिनेटर का बायोडेटा भी प्रोवाइड करना चाहिए जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट के काम की सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करेगा अगर ज़रूरी हो। DPGC और SPGB के रेकमेंडेशन पर चेयरपर्सन सेनेट एडमिशन को मंजूर कर सकते हैं, लेकिन SPGB DPGC की रेकमेंडेशन पर उसके पिछले रिसर्च वर्क के बदले में कैंपस पर रहने की मिनिमम रेजिडेंस रिक्वायरमेंट को माफ कर सकता है। एडमिशन टू ड्यूअल डिग्री MPDD प्रोग्राम MTech और MPlan प्लस PhD। ड्यूअल डिग्री MPDD प्रोग्राम MNIT जयपुर के सिर्फ उन MTech और MPlan स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका रिसर्च में रुझान और एप्टीट्यूड है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य बेस्ट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें रिसर्च की तरफ जल्दी आकर्षित करना है। जब ये स्टूडेंट्स अपनी MTech कोर्स वर्क पूरी कर लेंगे तो वो अपना रिसर्च शुरू करेंगे और प्रोग्राम के अंत में MTech और MPlan और PhD दोनों डिग्रीज प्राप्त करेंगे। एक बार कैंडिडेट को MPDD प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है तो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स PhD प्रोग्राम के अनुसार होंगी सिवाय नीचे दिए गए फीचर्स के। एलिजिबिलिटी। जो स्टूडेंट्स MNIT जयपुर में गेट स्कॉलरशिप के साथ MTech और MPlan प्रोग्राम में एडमिट हुए हैं वो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने के एलिजिबल हैं अगर उनका MTech और MPlan प्रोग्राम के दूसरे सेमेस्टर तक ओवरऑल CGPA 8.0 या उससे ज़्यादा हो। ये प्रोग्राम सिर्फ गेट स्कोर के साथ एडमिट हुए फुल टाइम MTech और MPlan स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगा। कैंडिडेट का MTech और MPlan के लिए रजिस्टर्ड किसी भी कोर्स में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। वो खुद को उसी कंसर्न्ड एकेडमिक यूनिट के MTech और MPlan प्लस PhD ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम यानी MPDD प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां उन्होंने MTech प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है। स्टूडेंट को दूसरे सेमेस्टर के रिजल्ट्स की घोषणा के बाद यानी दूसरे या तीसरे सेमेस्टर के बाद MPDD प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया जाएगा। MPDD प्रोग्राम में एडमिशन के बाद रजिस्टर्ड कोर्सेज के लिए PhD कैंडिडेसी के लिए मिनिमम CGPA 7.5 और उससे ज़्यादा है। एडमिशन प्रोसेस। इच्छुक कैंडिडेट को हर सेमेस्टर में रेगुलर PhD एडमिशन प्रोसेस के माध्यम से MPDD प्रोग्राम के लिए इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना होगा। एडमिशन एक अधिकार नहीं है बल्कि सक्सेसफुल इंटरव्यू और फंडेड स्कॉलरशिप पोजीशंस की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
कैंडिडेट को रूटीन पीएचडी एडमिशन्स के दौरान डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी के सामने पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होना होगा। इस प्रोग्राम के लिए अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम ड्यूरेशन। प्रपोज्ड एमपीडीडी प्रोग्राम की टोटल अवधि एमटेक और एमप्लान एडमिशन की तारीख से कम 4, 1+3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7, 2+5 साल होगी। प्रोग्राम असिस्टेंटशिप। कैंडिडेट रेगुलर पीएचडी स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो जाता है, लेकिन एमपीडीडी प्रोग्राम के माध्यम से एडमिट हुए स्कॉलर्स के लिए उनकी कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम सफलतापूर्वक क्लियर होने तक एमटेक और एमप्लान असिस्टेंटशिप चलती रहेगी। एक बार जब कैंडिडेट कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम सफलतापूर्वक क्लियर कर लेता है तो एमपीडीडी प्रोग्राम में एडमिशन की तारीख यानी तीसरे या चौथे सेमेस्टर से लेकर कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम की तारीख तक एलिजिबल असिस्टेंटशिप अमाउंट का अंतर कैंडिडेट को बराबर किश्तों में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद नॉर्मल पीएचडी असिस्टेंटशिप जारी रहेगी। असिस्टेंटशिप एमपीडीडी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की तारीख से अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए प्रोवाइड की जा सकती है, करंट पीएचडी असिस्टेंटशिप नॉर्म्स के अनुसार। अगर कोई कैंडिडेट पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी फेलोशिप इंस्टीट्यूशनल पीएचडी गाइडलाइंस के अनुसार बंद हो जाएगी। कोर्स रिक्वायरमेंट्स। एमटेक प्रोग्राम के पहले 2 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए रिमेनिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट कंसर्न्ड एमटेक और एम प्लान प्रोग्राम के पेंडिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स और पीएचडी प्रोग्राम के 9 क्रेडिट्स के टोटल के बराबर होगी। उदाहरण के लिए अगर एक एमटेक प्रोग्राम में तीसरे और चौथे सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स प्राप्त करने हैं तो ड्यूअल डिग्री के लिए इक्विवेलेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स 22 क्रेडिट प्लस 9 क्रेडिट होंगे। कैंडिडेट को तीसरे और चौथे सेमेस्टर में रेलेवेंट प्रोग्राम के अनुसार मिनिमम 22 क्रेडिट के लिए अपीयर होना होगा, लेकिन पीएचडी प्रोग्राम के 9 क्रेडिट के बराबर एडिशनल कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकता है। इसी तरह एम प्लान के केस में तीसरे और चौथे सेमेस्टर में प्राप्त किए जाने वाले क्रेडिट्स क्रमशः 16 और 14 क्रेडिट्स होंगे और वो पीएचडी प्रोग्राम के 9 क्रेडिट्स के बराबर एडिशनल कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकता है। किसी भी सेमेस्टर में रजिस्टर किए जाने वाले मैक्सिमम क्रेडिट करंट गाइडलाइंस के अनुसार होंगे। ये क्रेडिट इस तरह प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री एमपीडीडी प्रोग्राम, थर्ड सेमेस्टर मिनिमम 11 क्रेडिट, मैक्सिमम 17 क्रेडिट। सेमिनार 3 क्रेडिट, रिसर्च मेथडोलॉजी 1, 2 क्रेडिट, 4 कोर्सेज 12 क्रेडिट। फोर्थ सेमेस्टर मिनिमम 11 क्रेडिट, मैक्सिमम 19 क्रेडिट। रिसर्च मेथडोलॉजी 2, 2 क्रेडिट। डिसर्टेशन 14 क्रेडिट, 1 कोर्स 3 क्रेडिट। फॉर एम प्लान प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री एमपीडीडी प्रोग्राम, थर्ड सेमेस्टर मिनिमम 18 क्रेडिट, मैक्सिमम 21 क्रेडिट। कोर्सेज ऑफ रेगुलर एम प्लान डिग्री 16 क्रेडिट, रिसर्च मेथडोलॉजी 1, 2 क्रेडिट, 1 कोर्स एक्स्ट्रा 3 क्रेडिट। फोर्थ सेमेस्टर मिनिमम 16 क्रेडिट, मैक्सिमम 22 क्रेडिट। डिसर्टेशन 14 क्रेडिट, रिसर्च मेथडोलॉजी 2, 2 क्रेडिट, 1 और 2 कोर्स एक्स्ट्रा 3 और 6 क्रेडिट। किसी भी क्रेडिट की कमी 5वें सेमेस्टर में पूरी की जा सकती है। कैंडिडेट को तीसरे और चौथे सेमेस्टर में सफिशिएंट क्रेडिट्स के लिए रजिस्टर करना होगा ताकि अगर स्टूडेंट एमटेक डिग्री के साथ प्रोग्राम छोड़ देता है तो एमटेक और एमप्लान डिग्री के अवार्ड के लिए मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम करंट पीएचडी रेगुलेशंस के अनुसार 7वें सेमेस्टर के अंत तक कंडक्ट किया जाना है। एमपीडीडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने वाले कैंडिडेट के लिए सुपरवाइजर का नॉमिनेशन डिपार्टमेंटल इंटरव्यू के समय नई सिरे से किया जाएगा। सुपरवाइजर एमटेक और एमप्लान प्रोग्राम के लिए अपॉइंट किए गए सुपरवाइजर से अलग हो सकता है। अवार्ड ऑफ डिग्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। अपनी पीएचडी वर्क से रिलेटेड वीवा वॉइस सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कंसर्न स्टूडेंट को एमपीडीडी एक साथ अवार्ड की जाएगी। एमटेक और एमप्लान डिग्री उसके रेलेवेंट एमटेक और एमप्लान प्रोग्राम और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरा होने की तारीख से रेट्रोएक्टिव होगी। अगर कैंडिडेट 4 सेमेस्टर के बाद किसी भी समय प्रोग्राम छोड़ना चाहता है या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में असफल रहता है तो वो सिर्फ एमटेक और एमप्लान डिग्री के लिए ही एंटाइटल्ड होगा। स्कॉलर को एमपीडीडी प्रोग्राम में एडमिट होने के बाद उसके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन तक एमटेक या एमप्लान प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स के लिए अपीयर होने की अनुमति नहीं होगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंस्टीट्यूट पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अधिक से अधिक 10 सेमेस्टर की अवधि के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, जिसे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप कहा जाता है। असिस्टेंटशिप का स्टाइपेंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा समय समय पर नोटिफाई किए गए अप्रूव्ड रेट्स पर दिया जाता है।
करंटली पहले 2 सालों के लिए ₹37,000 और अगले 3 सालों के लिए ₹42,000 की मासिक असिस्टेंटशिप प्रोवाइड की जाती है। पीएचडी स्टूडेंट्स एचआरए के लिए एंटाइटल नहीं हैं अगर इंस्टीट्यूट में हॉस्टल अकोमोडेशन उपलब्ध हो, जैसा कि हॉस्टल इंचार्ज द्वारा सर्टिफाइड हो। लेकिन अगर हॉस्टल अकोमोडेशन उपलब्ध नहीं है तो इंस्टीट्यूट रूल के अनुसार एचआरए दिया जा सकता है। एचआरए की करंट रेट इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप का 16% है। एक स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वो डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट द्वारा उसे असाइन किए गए काम के लिए प्रति सप्ताह लगभग 8 घंटे देगा। असिस्टेंटशिप का रिन्यूअल स्टूडेंट के इस एकेडमिक प्रोग्राम में संतोषजनक परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट द्वारा उसे असाइन किए गए असिस्टेंटशिप ड्यूटीज के संतोषजनक निष्पादन पर निर्भर करता है। इंजीनियरिंग और साइंसेज में इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए गेट या यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या नेशनल लेवल एग्जाम मैंडेटरी होगा। गेट स्कोर पिछले 3 सालों के अंदर प्राप्त किया गया हो या कैंडिडेट ने वैलिड गेट स्कोर के साथ रिस्पेक्टिव मास्टर्स डिग्री पूरी की हो। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए वैलिड यूजीसी या सीएसआईआर नेट मैंडेटरी होगा। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए वैलिड गेट या यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या नेशनल लेवल एग्जाम मैंडेटरी होगा। गेट स्कोर पिछले 3 सालों के अंदर प्राप्त किया गया हो या कैंडिडेट ने वैलिड गेट स्कोर के साथ रिस्पेक्टिव मास्टर्स डिग्री पूरी की हो। स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट से रिसर्च असिस्टेंटशिप्स के रूप में कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप्स भी अवेलेबल हैं। अन्य ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी सीएसआईआर या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीएई या डीएसटी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कॉर्पोरेट हाउसेज आदि के माध्यम से स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स आदि के रूप में एडिशनल असिस्टेंटशिप्स अवेलेबल है। असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन के समय प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा यानी अनेक्स्चर 10 में दिए गए अंडरटेकिंग जमा करना जरूरी है। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज 2 मेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के अतिरिक्त विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज 2 के तहत फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए एक फेलोशिप अवेलेबल है। ये विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के सेकंड फेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज यानी आईटीईएस सेक्टर में पीएचडी की संख्या बढ़ाना है। एक कैंडिडेट को स्पष्ट रूप से इंडिकेट करना होगा कि क्या वो एडमिशंस की नॉर्मल प्रोसेस के अलावा इस स्कीम के लिए भी कंसिडर किया जाना चाहता है। इस सेशन के एडमिशन के लिए एरियाज की लिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसीई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी ईई के लिए अटैच्ड है। इस स्कीम में सेलेक्ट होने के बाद एक स्टूडेंट निम्नलिखित के लिए एंटाइटल्ड होगा: फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट के लिए फेलोशिप पहले और दूसरे साल के लिए ₹38,750 पर मंथ और तीसरे, चौथे और 5वें साल के लिए ₹43,750 पर मंथ। सपोर्ट पीएचडी पूरा होने तक या 5 साल जो भी पहले हो तक। रीइंबर्समेंट ऑफ रेंट आरओआर ये कंपोनेंट पीएचडी कैंडिडेट की फेलोशिप से जुड़ा है। आरओआर की रेट 16% है। रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट के रूप में ₹1,20,000 पर ईयर की राशि 1 साल का टेन्योर पूरा होने के बाद मेटी की गाइडलाइंस के अनुसार शर्तों को पूरा करने पर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वन टाइम सपोर्ट मेटी की गाइडलाइंस के अनुसार शर्तों को पूरा करने पर प्रति फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट ₹1.5 लाख तक। Minimum qualification for admission to PhD program. Table 1 Minimum qualification. Architecture and Planning MA and MTech degree in relevant discipline of architecture or planning. Chemical Engineering BTech or MTech degree in Chemical Engineering. BTech or MTech degree in any branch of engineering or chemical technology and interdisciplinary areas. Or MSc or dual MSc MTech degree in science subjects and consistent with department research areas. Chemistry, MSc in chemistry or medicinal chemistry or pharmaceutical chemistry or environmental chemistry or biochemistry or biotechnology and related disciplines with chemistry as one of the optional subject. Civil engineering, ME or MTech degree in relevant engineering discipline. Computer science and engineering BTech or BE in CSC or IT or ECE or EE or equivalent disciplines. ME or MTech or MS in CSC or IT or ECE or EE or equivalent disciplines. Electrical engineering, ME or MTech or equivalent degree in respective and relevant engineering disciplines. Electronics and communication engineering, BTech or MTech electrical or electronics or computer or communication or telecommunication or instrumentation or control or microelectronics or equivalent discipline consistent with research
research areas of department. Humanities and Social Sciences, MA और MCOM और equivalent degree. Master's degree in Science को academic background और special interest के अनुसार research areas के लिए consider किया जा सकता है. Mathematics, MSc और MA और MTech और MS और equivalent degree in Mathematics और Statistics और in relevant discipline. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक और एमटेक डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री इन मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, बीटेक और एमटेक डिग्री और डिसिप्लिन्स कंसिस्टेंट विद द रिसर्च एरियाज ऑफ द डिपार्टमेंट. मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, बीटेक और एमटेक डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, एमएससी और डुअल एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स साइंसेज विद एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज. फिजिक्स, एप्लीकेंट के पास निम्नलिखित एरियाज में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए: एमएससी इन फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स और अलाइड एरियाज ऑफ फिजिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज इन फिजिकल साइंसेज. एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन मटेरियल साइंस और सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स और पॉलीमर साइंस और नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी और एनर्जी साइंस और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स इन फिजिक्स. सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट. इस सेंटर के लिए एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह है: अगर आपने बीटेक, बीई, बीआर्च या एमएससी किया है तो आपको रेलेवेंट डिसिप्लिन में एमटेक के साथ अप्लाई करना होगा. बीटेक स्टूडेंट्स जो सीएफटीआई या ऐसे इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हो रहे हैं जिनका एनआईआरएफ रैंकिंग 100 तक है, उनके पास रेलेवेंट डिसिप्लिन में 8.0 सीजीपीए या उससे ज़्यादा प्लस वैलिड गेट स्कोर मैंडेटरी है. एमएससी कैंडिडेट्स जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और जिनके पास जेआरएफ हो, सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएमआर फंडेड, वो भी एलिजिबल है. नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट. यहाँ पीएचडी एडमिशन के लिए बैचलर्स डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में होनी चाहिए. साथ ही मास्टर्स डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या किसी भी सिविल या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट ब्रांच में होनी चाहिए. मैनेजमेंट स्टडीज़. इस डिपार्टमेंट में एप्लीकेंट के पास 2 या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से. मटेरियल्स रिसर्च सेंटर. यहाँ अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या साइंस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री ज़रूरी है. अदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस: एमटेक, एमई या इक्विवेलेंट डिग्री इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियलर्जिकल इंजीनियरिंग, सिरामिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी. आईआईटी से बीटेक ग्रेजुएट्स जिनका सीजीपीए 8.0 प्लस हो और वैलिड गेट स्कोर हो, या फिर अदर रेप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से बीटेक, बीई ग्रेजुएट्स जिनका सीजीपीए 8.5 प्लस हो, वो एलिजिबल हैं. एमएससी इन मटेरियल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी या कोई भी इक्विवेलेंट एलाइड मास्टर्स डिग्री भी एक्सेप्टेबल है. नोट: अगर डिग्री का नाम इक्विवेलेंट है तो स्टूडेंट को इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या रेलेवेंट नेशनल काउंसिल से, स्पेशली आर्किटेक्चर या टाउन प्लानिंग कोर्सेज के केस में. इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज वेकेंट सीट अंडर पर्टिकुलर फैकल्टी विद रिसर्च एरिया दी गई है. अगर आपको आपका अपना इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया मैच करना चाहते हो तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करें. डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जनरल इन्फॉर्मेशन. इंस्टीट्यूट को ये अधिकार है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की संख्या इंस्टीट्यूट द्वारा एडमिशन के समय स्पेसिफाई की गई मिनिमम संख्या से कम हो तो वो उस प्रोग्राम को ना चलाए. इंस्टीट्यूट को ये अधिकार है कि वो बिना किसी पूर्व नोटिस के अपने एकेडमिक प्रोग्राम से संबंधित स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस और एडमिशन के मोडालिटीज़ में बदलाव कर सकता है. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. प्रोविजंस की व्याख्या या इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में शामिल ना किए गए किसी भी मामले में चेयरमैन सेनेट का निर्णय फाइनल और दोनों पार्टीज पर बाध्यकारी होगा. इंस्टीट्यूट को ये अधिकार है कि वो बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी भी प्रोग्राम में सीट्स की संख्या बदल सकता है. नोट्स: ऊपर दिए गए सीट्स के रिजर्वेशन के प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बाद में जारी किए गए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार बदलाव के अधीन हैं. एप्लीकेशन जमा करते समय मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के मामले में और किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन का दावा करने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कैंडिडेट की होगी. एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ज़रूरी सर्टिफिकेट एनेक्शर 1 में लिस्ट किए गए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल में जमा करना होगा. ऐसा ना करने पर रिजर्व्ड कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद जारी किया गया होना चाहिए.
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन के साथ गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड से ओरिजिनल में सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को MNIT जयपुर द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियमित रूप से गठित मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड उसकी डिसेबिलिटी के नेचर के आधार पर उन कोर्सेज का निर्णय करेगा जो कैंडिडेट को ऑफर नहीं किए जा सकते। कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट पॉलिसी के अनुसार बचे हुए कोर्सेज में एडमिशन ऑफर किया जाएगा। कैंडिडेट को PhD एडमिशन के इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और PG डिसर्टेशन थीसिस के साथ रेडी रहना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर फॉर PhD फुल टाइम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम PhD फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं जो सेशन 25-26 में एडमिट होंगे। इसमें ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स के लिए फ़ीस अलग अलग बताई गई हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी और SC और ST स्टूडेंट्स दोनों के लिए ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 1000 रुपये है। ट्यूशन फ़ी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 7500 रुपये है। टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 8500 रुपये बनती है और SC और ST स्टूडेंट्स के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 1000 रुपये बनती है। इंस्टीट्यूट फ़ी। इंस्टीट्यूट फ़ी में डेवलपमेंट फ़ी जनरल कैटेगरी और SC और ST दोनों के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 2400 रुपये है। लाइब्रेरी एंड बुक बैंक फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 1750 रुपये है। कंप्यूटर इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन फ़ी ऑड और इवन सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 4000 रुपये है। स्पोर्ट्स फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 1000 रुपये है। टेक फेस्ट एंड क्रिएटिव आर्ट्स सोसाइटी की फ़ी ऑड और इवन सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 1800 रुपये है। स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी ऑड और इवन सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये है। एग्जामिनेशन फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 4000 रुपये है। लेबोरेटरी एंड प्रोजेक्ट फीस ऑड और इवन सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 2000 रुपये है। एलुमनाई एक्टिविटी फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 1500 रुपये है। टोटल इंस्टीट्यूट फ़ी जनरल कैटेगरी और SC और ST स्टूडेंट्स दोनों के लिए ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 19450 रुपये बनती है। वन टाइम पेमेंट एट एडमिशन। एडमिशन के वक्त वन टाइम पेमेंट में इंस्टीट्यूट कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल है सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑड सेमेस्टर्स में 15000 रुपये है। आइडेंटिटी कार्ड चार्जेस ऑड सेमेस्टर्स में सभी के लिए 100 रुपये है। फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट फ़ी जो कि वन टाइम और नॉट रिफंडेबल है ऑड सेमेस्टर्स में सभी के लिए 1500 रुपये है। टोटल वन टाइम पेमेंट एट एडमिशन जनरल कैटेगरी और SC और ST स्टूडेंट्स दोनों के लिए ऑड सेमेस्टर्स में 16600 रुपये बनती है। ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस में इंश्योरेंस फ़ी एनुअल ऑड सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 787.06 रुपये है। टोटल ग्रुप इंश्योरेंस फ़ी ऑड सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 787.06 रुपये है। ग्रैंड टोटल A+B+C+D ऑड सेमेस्टर्स में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45,337.06 रुपये और SC और ST स्टूडेंट्स के लिए 37,837.06 रुपये है। इवन सेमेस्टर्स में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ग्रैंड टोटल 27,950 रुपये और SC और ST स्टूडेंट्स के लिए 20,450 रुपये है। इंपॉर्टेंट नोट्स फुल टाइम। नोट्स के मुताबिक एलुमनाई एसोसिएशन मेंबरशिप के नाम पर 1000 रुपये की एडिशनल फ़ी छठे सेमेस्टर में चार्ज की जाएगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कोई भी फ़ी रिवीजन लागू होगा। स्टूडेंट्स को एडमिशन के समय MNIT ERP पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मोड से बाकी फ़ी डिपॉजिट करनी होगी। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में फ़ी डेबिट कार्ड ड्राफ्ट आदि से रजिस्ट्रार MNIT जयपुर पेबल @ जयपुर के नाम पर जमा की जा सकती है। एलुमनाई एसोसिएशन मेंबरशिप फ़ी कलेक्ट होने के बाद एलुमनाई एसोसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फी स्ट्रक्चर फॉर PhD पार्ट टाइम स्टूडेंट्स। अब हम PhD पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए फी स्ट्रक्चर देखते हैं जो सेशन 25-26 में एडमिट होंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी जनरल कैटेगरी और SC और ST स्टूडेंट्स दोनों के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 1000 रुपये है। ट्यूशन फ़ी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 7500 रुपये है। टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 8500 रुपये और SC और ST स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये है। इंस्टीट्यूट फ़ी। इंस्टीट्यूट फ़ी में डेवलपमेंट फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 2400 रुपये है। लाइब्रेरी एंड बुक बैंक फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 1750 रुपये है। कंप्यूटर इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन फ़ी ऑड और इवन सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 4000 रुपये है। स्पोर्ट्स फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 1000 रुपये है। टेक फेस्ट एंड क्रिएटिव आर्ट्स सोसाइटी की फ़ी ऑड और इवन सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 1800 रुपये है। स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी ऑड और इवन सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये है।
एग्जामिनेशन फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 4,000 रुपये है। लेबोरेटरी एंड प्रोजेक्ट फीस ऑड और इवन सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 2,000 रुपये है। एल्यूमिनाई एक्टिविटी फ़ी दोनों कैटेगरीज के लिए ऑड और इवन सेमेस्टर्स में 1,500 रुपये है। टोटल इंस्टीट्यूट फ़ी जनरल कैटेगरी और SC और ST स्टूडेंट्स दोनों के लिए ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 19,450 रुपये बनती है। वन टाइम पेमेंट एट एडमिशन में इंस्टीट्यूट कॉशन मनी रिफंडेबल सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑड सेमेस्टर्स में 15,000 रुपये है। आइडेंटिटी कार्ड चार्जेस ऑड सेमेस्टर्स में सभी के लिए 100 रुपये है। फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट फ़ी वन टाइम नॉट रिफंडेबल ऑड सेमेस्टर्स में सभी के लिए 1,500 रुपये है। टोटल वन टाइम पेमेंट एट एडमिशन ऑड सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 16,600 रुपये है। ग्रुप इंश्योरेंस में इंश्योरेंस फ़ी एनुअल ऑड सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 787.06 रुपये है। टोटल ग्रुप इंश्योरेंस फी ऑड सेमेस्टर्स में दोनों कैटेगरीज के लिए 787.06 रुपये है। ग्रैंड टोटल A+B+C+D ऑड सेमेस्टर्स में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45,337.06 रुपये और SC और ST स्टूडेंट्स के लिए 37,837.06 रुपये है। इवन सेमेस्टर्स में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ग्रैंड टोटल 27,950 रुपये और SC और ST स्टूडेंट्स के लिए 20,450 रुपये है। फी स्ट्रक्चर फॉर PhD पार्ट टाइम इंस्टीट्यूट फैकल्टी और स्टाफ। इसके बाद हम PhD पार्ट टाइम इंस्टीट्यूट फैकल्टी और स्टाफ के लिए फी स्ट्रक्चर देखते हैं जो सेशन 2025-26 में एडमिट होंगे। रजिस्ट्रेशन फी ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 1,000 रुपये है। ट्यूशन फी ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 2,500 रुपये है। एग्जामिनेशन फी ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 4,000 रुपये है। एल्यूमनाई एक्टिविटी फी ऑड सेमेस्टर्स और इवन सेमेस्टर्स में 1,500 रुपये है। फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट फी वन टाइम नॉट रिफंडेबल ऑड सेमेस्टर्स में 1,500 रुपये है। टोटल फीस ऑड सेमेस्टर्स में 10,500 रुपये और इवन सेमेस्टर्स में 9,000 रुपये है। इंपॉर्टेंट नोट्स पार्ट टाइम नोट्स के मुताबिक एल्यूमिनाई एसोसिएशन मेंबरशिप के नाम पर 1,000 रुपये की एडिशनल फी 6 सेमेस्टर ओनली में चार्ज की जाएगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कोई भी फी रिवीजन लागू होगा। स्टूडेंट्स को एडमिशन के समय MNIT ERP पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मोड प्रेफरेबली नेट बैंकिंग से बाकी फी डिपॉजिट करनी होगी। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में फी डेबिट कार्ड ड्राफ्ट आदि से रजिस्ट्रार MNIT जयपुर पेबल एट जयपुर के नाम पर जमा की जा सकती है। एल्यूमिनाई एसोसिएशन मेंबरशिप फी कलेक्ट होने के बाद एल्यूमिनाई एसोसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इंस्टीट्यूट की फ़ी रिफंड पॉलिसी निम्नलिखित है। 1. अगर कैंडिडेट तब अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहता है जब उस सीट पर किसी भी तरह का फर्दर अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता तो सीट खाली रह सकती है। ऐसे केसेस में एनरोल्ड प्रोग्राम से विड्रॉल की अनुमति दी जाएगी जिसमें फ़ी का कोई रिफंड नहीं होगा। 2. अगर कैंडिडेट फाइनल सीट अलॉटमेंट के बाद अपना एडमिशन विड्रॉ करता है लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर के हिसाब से बची हुई फीस पे नहीं करता तो फ़ी रिफंड नहीं होगी। 3. अगर कैंडिडेट फाइनल सीट अलॉटमेंट के बाद अपना एडमिशन विड्रॉ करता है लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर के हिसाब से बैलेंस फीस पे करता है पर इंस्टीट्यूट में फिजिकली रिपोर्ट नहीं करता तो एनरोल्ड प्रोग्राम से विड्रॉल की अनुमति दी जाएगी जिसमें सिर्फ कॉशन मनी रिफंड होगा। 4. अगर कैंडिडेट फाइनल सीट अलॉटमेंट के बाद अपना एडमिशन विड्रॉ करता है, फी स्ट्रक्चर के हिसाब से बैलेंस फीस पे करता है और इंस्टीट्यूट में फिजिकली रिपोर्ट करता है तो एनरोल्ड प्रोग्राम से विड्रॉल की अनुमति दी जाएगी जिसमें सिर्फ कॉशन मनी ऑन सबमिशन ऑफ नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ रिफंड होगा। 5. अगर कैंडिडेट सीट अलॉटमेंट के बाद फी स्ट्रक्चर के हिसाब से बैलेंस फीस पे करता है और इंस्टीट्यूट में फिजिकली रिपोर्ट करता है लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो सिर्फ कॉशन मनी रिफंड होगी। स्टूडेंट की पेड फी रिफंड नहीं होगी। 6. अगर स्टूडेंट एनरोल्ड प्रोग्राम से मिडवे विड्रॉ करता है यानी बिना सक्सेसफुल कंप्लीशन के तो सिर्फ कॉशन मनी रिफंड होगी ऑन सबमिशन ऑफ द नो ड्यू सर्टिफिकेट। स्टूडेंट की पेड फी रिफंड नहीं होगी। 7. अगर स्टूडेंट को कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि वो CGPA रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता लेकिन उसने सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी है जिसमें वो कंटिन्यू नहीं कर सकता तो कॉशन मनी और सेमेस्टर फ़ी रिफंड होगी ऑन सबमिशन ऑफ द नो ड्यू सर्टिफिकेट। मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट होता है जो किसी भी मामले से उत्पन्न होता है या उससे संबंधित है तो वो जयपुर कोर्ट्स के एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के अधीन होंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिए गए हर एक इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC या EWS कैटेगरी के लिए ₹1000 और SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 है। एप्लीकेशन फ़ी एक बार जमा होने के बाद किसी भी परिस्थिति में नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी रखनी चाहिए।
एप्लीकेशन की जांच सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में आपके द्वारा जमा की गई जानकारी के आधार पर की जाएगी, इसलिए इसे बहुत ध्यान से भरें। अगर एडमिशन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर कोई कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता या उसने गलत जानकारी छिपाई और जमा की है, तो कैंडिडेट की उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। आखिरी तारीख के बाद प्राप्त हुई कैटेगरी चेंज की रिक्वेस्ट किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। एडमिशन प्रोसेस के लिए आते समय सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टैट कॉपीज और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पीजी डेजर्टेशन या थीसिस कॉपी साथ लानी चाहिए। 2 नए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लाने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो या तो अधूरा भरा गया हो या जिसके साथ सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स की अटेस्टेड कॉपीज ना हो, उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। इंटरव्यू के समय एप्लीकेशन फॉर्म के साथ निम्नलिखित सर्टिफिकेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लानी होंगी। हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एज या डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में, एज या डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में कोई अन्य सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं है। प्रोविजनल या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्कशीट या ग्रेड कार्ड अगर लागू हो तो डिप्लोमा सहित। जिस इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट ने ग्रेजुएट किया है उसके डायरेक्टर या डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी सभी कैंडिडेट्स के लिए। पिछले 2 साल से जहां कैंडिडेट रह रहा है वहां के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सिर्फ पार्ट टाइम कोर्स एप्लीकेंट्स के लिए। एम्प्लॉयर से ऑफिशियल स्टेशनरी और रबर स्टैम्प पर सर्टिफिकेट सिर्फ फुल टाइम स्पॉन्सर्ड या पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में रिसर्च प्रपोजल के बारे में एक स्टेटमेंट यानी 500 शब्दों से ज्यादा नहीं जमा करना होगा, जिसे उसने पहली प्रायोरिटी के रूप में चुना है। स्क्रीनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान इसका उचित वेटेज होगा। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी SC, ST, OBC या EWS या PWD जो भी लागू हो, ओरिजिनल में। OBC और EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी किया गया होना चाहिए। पार्ट टाइम या ऑफ कैंपस कैंडिडेट्स के मामले में इंटरव्यू के समय एम्प्लॉयर से NOC यानी एनेक्स्ट्रा 4 या 5 के अनुसार जरूरी है। अगर कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के रूप में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से ऑफिशियल स्टेशनरी पर रबर स्टैम्प के साथ एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि अगर उसे एडमिट किया जाता है तो उसे डेप्यूटेशन या स्टडी लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर फुल टाइम MTech कोर्स अटेंड करने की अनुमति दी जाएगी। एम्प्लॉयर को ये भी बताना होगा कि कैंडिडेट को कोर्स पूरा होने तक बीच में वापस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ सारी एनेक्स्चर्स और फॉर्म्स फॉर्मेट अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें।